Hello friends, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है for class 12 probability chapter. तो हमने पहले वीडियोस में क्या किया था? probability chapter पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है? तो इसके सभी कंसेप्ट्स हमने देखे थे. probability chapter with all concepts, okay, and examples. लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? और उन टॉपिक्स के बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो भी हम यहाँ पे देखेंगे, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पहले ही अपेयर हो चुके हैं. ओके, देखो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिपीटेड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 ऑल इम्पोर्टेंट. ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, तो सभी क्वेश्चंस पहले ही अपेयर हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम ये टॉपिक जो भी हमारे पास किस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कंसेप्ट भी देखेंगे, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं ये जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अपेयर हो चुके हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेज थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज वेज थ्योरम. तो सबसे पहले हम वेज थ्योरम देखेंगे. So now we are having question number first. So probability chapter on the basis of Bayes theorem we took an example. तो ये बेस थ्योरम के कंसेप्ट पे हमने क्वेश्चन लिया. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज बेस थ्योरम. ओके, तो देखो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एट फर्स्ट we will understand what's बेस थ्योरम. ओके, तो बेस थ्योरम क्या होती है वो समझेंगे. देखो ये जो बेस थ्योरम है ना, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको हमें क्वेश्चन में ना सबसे पहले स्टार्टिंग में इवेंट दे रखी होगी, ठीक है? इवेंट दे रखी होगी स्टार्टिंग में ही, ठीक है? उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? रीजन, ठीक है? जो भी स्टार्टिंग में इवेंट हो रही है उसको हम रीजन कंसीडर करेंगे. ओके, अब फिर क्या होगा? नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिर सेकंड इवेंट होगी, ठीक है? जो हमें सेकंड इवेंट होगी उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एज अ रिजल्ट. समझ गए आप? जो हमें इवेंट फर्स्ट हो रही है, ठीक है? जब इवेंट फर्स्ट होगी तो सिंपल सी बात है कि हमें रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा, और जो आउटकम मिलेगा उसको हम इवेंट बी बोलेंगे और एज अ रिजल्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है? और हम जो इवेंट ए है यानी स्टार्टिंग में इवेंट हो रही है उसको रीजन कंसीडर करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो हम रीजन की फाइंड करते हैं विद आउटकम, विद रिजल्ट. ओके, यानी कि हम रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे विद एविडेंस, ठीक है? एविडेंस जो भी हमें मिला, प्रूफ मिला, एविडेंस मिला, जो हमें रिजल्ट मिला, तो विद एविडेंस के साथ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे रीजन की, ठीक है? इतना कंसेप्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. ओके, देखो अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे. आप देखना, देयर आर टू बॉक्सेस, दो बॉक्स दे रखे हैं. ओके, नेमली बॉक्स फर्स्ट एंड बॉक्स सेकंड. दो बॉक्स है, एक बॉक्स फर्स्ट है और दूसरा सेकंड है, बॉक्स सेकंड. ओके, बॉक्स फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स. अब देखो जो बॉक्स फर्स्ट है हमारे पास उसके अंदर 3 रेड बॉल है एंड 6 ब्लैक बॉल्स है. ओके, नेक्स्ट बॉक्स सेकंड कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. अब दूसरा जो बॉक्स है उसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स दे रखी है. आपने देखा ये जो हमें स्टार्टिंग में इवेंट दे रखी है, ठीक है, यही हमारे पास रीजन है. रीजन क्या दे रखा है कि हमारे पास दो बॉक्स दे रखे हैं, बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड, दो रीजन, ठीक है? यानी ये रीजन दे रखे हैं बॉक्स फर्स्ट एंड बॉक्स सेकंड, रीजन काउंट करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. वन ऑफ द टू बॉक्सेस इज सिलेक्टेड. अब बताया हमसे कि उन दोनों में से एक बॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है? तो यही तो हमारा रीजन हो गया. वन ऑफ द टू बॉक्सेस इज सिलेक्टेड. इवेंट फर्स्ट क्या है? इवेंट फर्स्ट है कि हम दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और यही हमारा रीजन है.
ठीक है, अब रीजन है तो कोई रिजल्ट तो आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, एट रैंडम, हाँ रैंडमली हमने एक बॉक्स को सेलेक्ट किया, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अब हमने क्या करा, एक बॉल को ड्रॉ कर लिया उस बॉक्स में से, ओके। द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, और जो भी हमने बॉल को ड्रॉ किया है वो कैसी है, रेड कलर की, ओके। अब हमें क्या दे रखा है, देखो हमने बताया आपको इवेंट फर्स्ट थी वो रीजन था, अब इवेंट सेकंड है वो आउटकम है, एज अ एविडेंस क्या है हमारे पास, एविडेंस कि हमने रेड बॉल को ड्रॉ किया बैक से, ओके। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल comes out from box सेकंड, देखो कितना इजी है, बताया था ना कि वेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें जो भी रिजल्ट मिलता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रीजन होता है हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं विद एविडेंस। तो हमें पता है क्या, ये जो रेड बॉल आई है ना, जो हमें रिजल्ट मिला है वो सेकंड बॉक्स से मिली है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें रीजन भी दे रखा है, देखो रीजन क्या है कि हमने बॉक्स सेकंड को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये रीजन है कि हमने बॉक्स सेकंड को सेलेक्ट किया, अब रिजल्ट क्या है कि हमें रेड बॉल मिली, ओके। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो रीजन की फाइंड करनी है विद रिजल्ट, ओके। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि हमारा रीजन क्या है, A2 x, अब हम देखो देखो पता है, पहले हम आपको बताते हैं कि इसको कितना इजी हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ये वाला क्वेश्चन वेस थ्योरम का, ठीक है। तो बेस थ्योरम इतना कंसेप्ट आप समझ गए कि बेस थ्योरम कहाँ यूज होगी, कब यूज होगी, जब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, रीजन दे रखा होगा, और लास्ट में हमें क्या दे रखा होगा, रिजल्ट दे रखा होगा। तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे रीजन की विद एविडेंस, ठीक है। जो भी हमारा लास्ट में उसको एविडेंस बोलेंगे। देखो इसका कितना सिंपल फॉर्मूला है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन, देखो रीजन को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास आउटकम मिला, जो एविडेंस मिला, उसको हम बी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हम ये ऊपर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इनटू में इसका हम रिवर्स कर देंगे, ये ए अपॉन बी है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी अपॉन ए, ओके, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, सब जो हमें प्रूफ मिला, आउटकम मिला, आउटकम क्या मिला, इवेंट बी मिल गई, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बहुत ही इजीली कैसे, देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले हम इसके पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी हम अब देखो क्या बता रहा है, अभी सिर्फ आपको इतना इजी क्वेश्चन बताना है कैसे सॉल्व करेंगे इजीली, बाद में लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर लैंग्वेज लिखी जाएगी, ओके। तो फिलहाल तो हम केवल आपको बता रहे हैं कितना इजी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ये जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ v, और ये b जो है यही एविडेंस है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। चलो फाइंड कर लेते हैं, पहले इसको फाइंड करेंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी रूल पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको आप जो हमने इस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया, पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम रूल, इसका भी कंसेप्ट करवाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसी के। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी के ही उसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो उसके कंसेप्ट की कैसे क्वेश्चन देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी हम ये कंसेप्ट पहले ही सीख चुके हैं, ये वीडियो आ चुकी है इसकी कंसेप्ट की, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की, ओके। तो वो प्लेलिस्ट पे ऐड की हुई है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, ठीक है। पूरा हमने कंसेप्ट देखा था इसका टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो अब हम फिलहाल समझ रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, एक अलग, उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास दे रखी है, देखो दो हमें इवेंट दे रखी है, कौन कौन सी है, जो दोनों एक दूसरे से सेपरेट, बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक है हमारे पास बॉक्स 1, एक है बॉक्स सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास बॉक्स फर्स्ट है, ये बॉक्स सेकंड है, ठीक है। ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दोनों, ठीक है। ये अलग, ये अलग। अब देखो इवेंट दो, लेकिन अब आपने देखा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी, तो दोनों क्या है, एक बॉक्स फर्स्ट एक बॉक्स सेकंड, दोनों अलग अलग है। लेकिन अब एक
कॉमन क्या है, देखो इसमें 3 रेड बॉल है, ठीक है, और 6 ब्लैक बॉल है। ये बॉक्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉक्स सेकंड। बॉक्स सेकंड में 5 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों में एक कॉमन है इवेंट। क्या है कॉमन इवेंट की दोनों में रेड बॉल है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हमें ये दे रखा है ना रीजन में से हम दो एक्सक्लूसिव, जो हमें रीजन दे रखा है उसी में से हम दो एक्सक्लूसिव इवेंट देख लेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, दोनों देख ली। रीजन में आ गया, रीजन हमें दो दे रखे ना, इवेंट फर्स्ट इवेंट सेकंड। दोनों बॉक्स को बेसिक कोई भी एक सेलेक्ट करना, तो दोनों ही अलग है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक कॉमन इवेंट होगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो कॉमन क्या है कि हम रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। देखो हमें लास्ट में जो हमें नेक्स्ट इवेंट फर्स्ट इवेंट सेकंड क्या दे रखी कि हम एक बॉल को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो क्या है, रेड बॉल, ठीक है। तो रेड बॉल ड्रॉ करने की जो इवेंट है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों में कॉमन है कि हम रेड बॉल को पिक कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखो कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो हम ये जो रेड बॉल को हम कहां से पिक कर रहे हैं, A1, ठीक है, A1 बैक से, A1 बॉक्स से, ठीक है। ये बॉक्स एक को हम A1 बोल देते हैं, एक को इसको बोल देते हैं फर्स्ट बॉक्स, और इसको बोल देंगे रेड बॉल। हम कहां से ड्रॉ करेंगे, बॉक्स सेकंड से, ठीक है। तो बस हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे। पहले हम देखो आपने क्या समझा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। तो रीजन में से दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई, एक बॉक्स फर्स्ट एक बॉक्स सेकंड। लेकिन अब दोनों में एक कॉमन इवेंट होगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो कॉमन क्या है, जो हमें इवेंट वी दे रखी है कि हम एक रेड बॉल को एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं विच इज रेड। तो रेड बॉल को पे जो ड्रॉ करने की इवेंट है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो पहले हम रेड बॉल को बॉक्स फर्स्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे कि हम रेड बॉल को कहां से पिक कर रहे हैं, कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, बॉक्स फर्स्ट से। प्लस फिर हम उस दोनों को ऐड कर देंगे कि हम रेड बॉल को सेकंड बॉल से ड्रॉ कर रहे हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ये जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ वी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, चलो फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम रेड बॉल को कहां से पिक करेंगे, बॉक्स फर्स्ट से। तो देखो अगर हम ये हमारे पास टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है, और एक हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स सेकंड। पहले हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट को, फिर हमने बॉक्स को सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट किया। तो पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं कि हम रेड बॉल को फर्स्ट बॉक्स से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट बॉक्स से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम बॉक्स फर्स्ट को पिक करने की, सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो अगर हम बॉक्स फर्स्ट को ड्रॉ कर रहे हैं ना, या फिर हम बॉक्स सेकंड को ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी वही हो जाएगी 1/2। टू बॉक्स है, उसमें से एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी 1/2। दोनों की सेम है, इसकी भी यही हो जाएगी 1/2 और इसकी भी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पहले तो हम इसकी जगह लिखेंगे 1/2, ठीक है। फिर इनटू में क्या है कि हम रेड बॉल को कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, बॉक्स फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स से। तो क्या हो जाएगा, जब हम रेड बॉल को फर्स्ट बॉल से सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, रेड बॉल कितनी है 3 अपॉन टोटल बॉल कितनी है 9, तो क्या हो जाएगा 1/3 आ गया। प्लस अब हमारे पास है, देखो रेड बॉल को जो हमने फर्स्ट बॉक्स से ड्रॉ किया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, ये हो गई, ठीक है। अब हम रेड बॉल को कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, सेकंड बॉक्स से, ठीक है। तो सेकंड बॉक्स की भी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब हम सेकंड बॉक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सेकंड बॉल में से रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड बॉक्स विच इज हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड बॉक्स इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर हम रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं कहां से, सेकंड बॉक्स से, ठीक है, इसको एक सेकंड बोल देते हैं बस। तो क्या हो जाएगा, प्लस
इसकी भी यही है 1/2। हम रेड बॉल को जब पिक करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल, तो 5/10 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 24, 10/24 ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया हमारे पास ये। ठीक है, 10/24। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा। देखो ये जो बी है ना, ये बी क्या है कि हम इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको, ये जो बी है, ये है बी का मतलब क्या है, इवेंट सेकंड, और इवेंट सेकंड क्या है, इवेंट सेकंड का मतलब जो एविडेंस है, एविडेंस क्या है हमारे पास कि हमें रेड बॉल मिल रही है, तो रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी ही हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ये ए क्या है। ठीक है, फिर हमारे पास हमें फाइंड जो करना है, तो यहाँ पे बी की जगह क्या आ जाएगा, रेड बॉल आ जाएगी, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है कि हमें रेड बॉल मिल रही है, यही तो रिजल्ट है हमारा कि हमें रेड बॉल मिल रही है। लेकिन रीजन क्या है कि हमने, रीजन है कि हमने बॉक्स सेकंड को सेलेक्ट किया है, तो बस यहाँ पे एक ही जगह सेकंड बॉक्स लिख दो, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सेकंड लिख देना यहाँ पे, और ये जो बी अपॉन ए का मतलब क्या हो जाएगा कि हम, बी का मतलब जो हमारी रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है कि रेड बॉल आ गई, और रीजन क्या है, रीजन है हमारे पास कि हमने सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट किया है। बस अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting second box with evidence that we got red ball equals to में probability of selecting second box क्या हो जाएगा, which is half, क्या है half, into में probability of drawing red ball from second box, तो ये क्या हमने फाइंड करा था, अगर हम सेकंड बॉक्स, ये तो हमारे पास रेड बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं सेकंड बॉक्स से, तो क्या आया 1/2। ठीक है, 1/2 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड किया है, क्या है 10/24, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/12। ठीक है, 5/12, तो ये हो जाना 1/4, और फिर हो जाएगा, लेकिन हमने बॉक्स, हाँ ठीक है 5/12, तो ये आ जाएगा 12/20। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, 3/5 क्या आ गया, 3/5 आंसर आ गया हमारे पास 3/5। कितना सिंपल, अभी हमने केवल आपको ओरली ही एक्सप्लेन किया, ऐसे ही एक्सप्लेन किया। अब हम लैंग्वेज लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी सेक्टर लैंग्वेज बहुत मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, सब कुछ लैंग्वेज वाइज लिखेंगे हम इसको। देखो लैंग्वेज यूज करके हम ऐसे लिखेंगे, A1 and A2 are the event of selecting box first and box second। ठीक है, अगर हम बॉक्स फर्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको इवेंट A1 बोलेंगे, और अगर बॉक्स सेकंड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको इवेंट A2 बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फर्स्ट बॉक्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग सेकंड बॉक्स व्हिच इज 1/2। दो बैग है, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इनकी क्या होगी हाफ। अब हमारे पास इवेंट आर दे रखी है, इवेंट आर ये एविडेंस दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स, कि हमने बॉक्स से रेड बॉल को ड्रॉ किया, तो ये हो जाएगी हमारी इवेंट आर। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, जो हमारा रिजल्ट होगा ना एविडेंस, उसी की हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ओके, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, तो हम ये फाइंड कर लेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो एक्सक्लूसिव इवेंट होने चाहिए, दो एक्सक्लूसिव इवेंट यानी रीजन में दोनों डिफर करें, दोनों चेंज करें एक दूसरे से, उनके बीच में कोई भी कनेक्शन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो वो हमारे पास दो इवेंट हुए, रीजन, रीजन क्या दे रखे कि हमने, लेकिन अब बात रही दोनों में से एक कॉमन होगी इवेंट। ठीक है, यानी कि दोनों तो एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, लेकिन एक इवेंट जो दोनों में कॉमन होगी, जो हमें दे रखा है कि हम ड्रॉ कर रहे हैं रेड बॉल को। ठीक है, रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो रेड बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, पहले तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, प्लस फिर हम रेड बॉल को सेकंड बॉक्स से ड्रॉ कर रहे हैं, और दोनों की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के बाद ऐड कर देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड
फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग A1 बॉक्स इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स प्लस अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सेलेक्टिंग सेकंड बॉक्स इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बॉक्स। ठीक है, ये हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, जो रेड बॉल थी फर्स्ट बॉल में कितनी थी, रेड बॉल 3 थी, टोटल बॉल कितनी हो गई 9 1/3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, रेड बॉल को हमने ड्रॉ किया, रेड बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल कितनी है 9, तो बस ये आ गया 1/3। नाउ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स सेकंड। ओके, रेड बॉल कितनी है 5 अपॉन टोटल बॉल 1/2। अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास यूजिंग वेस थ्योरम, वेस थ्योरम में हमें चाहिए क्या कि हमें रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विद एविडेंस के साथ। तो रीजन क्या है कि हमने बॉक्स सेकंड को सेलेक्ट किया। ठीक है, रीजन हमारे दो थे ना, एक सेलेक्ट जो हमारी इवेंट फर्स्ट थी वो क्या थी कि हमने एक बॉक्स को सेलेक्ट किया है, लेकिन जो बॉक्स को सेलेक्ट किया वो क्या है कि हमने सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट किया है। तो रीजन क्या है कि हमने सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट किया है विद एविडेंस। एविडेंस क्या है, हमें रेड बॉल मिली, तो विद एविडेंस बस हमें यही फाइंड करना है। और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो इवेंट है कि हमने सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट किया है, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे इनटू में। अब इसका रिवर्स कर देंगे, ये हमारे पास रीजन अपॉन एविडेंस है ना, अब क्या हो जाएगा एविडेंस अपॉन रीजन। तो एविडेंस रेड बॉल मिली कहां से, सेकंड बॉल से, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। ये होता है हमारे जो डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब जो एविडेंस होता है उसकी हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। अगर हम एक जो हमने सेलेक्ट किया है सेकंड बॉक्स को, तो क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी हाफ इनटू में ये क्या आया, ये कि हमने रेड बॉल को सेकंड बॉल से ड्रॉ किया है 1/2 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी ये है हमारे पास A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग हाफ इनटू में सेलेक्ट कर रहे हैं रेड बॉल को 1/3 प्लस सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं हाफ इनटू में रेड बॉल को सेलेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं सेकंड बॉक्स से, तो ये आ जाएगा हाफ, तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/4। ठीक है, यानी 10/24 और इसको लिख सकते हैं 5/12। तो बस ये आ गया हमारे पास 5/12 1/4 अपॉन में 5/12, तो ये आ जाएगा 3/5। बस यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, a card from a pack of 52 playing cards is lost. ओके, हमें दे रखा है 52 कार्ड्स में एक कार्ड लॉस हो चुका है। ओके, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, अब एक कार्ड तो लॉस हो चुका है, अब जितने भी कार्ड बचे हैं फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो उन बचे हुए कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट, और हम रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा है। आर एंड आर फाउंड टू बी बोथ एसेस, और दोनों कैसे हैं, एसेस के कार्ड हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग एन एस। देखो वेस थ्योरम में क्या बताया था कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं रीजन की विद एविडेंस। ठीक है, तो रीजन क्या है हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट दे रखी है कि एक कार्ड लॉस हो जाता है। ठीक है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है। फिर देन इसके बाद फिर हमें दे रखा है जो भी एक कार्ड लॉस होने के बाद जो भी कार्ड बच रहे हैं उसमें से 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, और दोनों कैसे हैं, एसेस के। ठीक है, एसेस के बताए हुए हैं। तो अब हमें क्या बताया है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। रीजन क्या है, रीजन है कि जो हमारा ये दे रखा है ना, एक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, तो ये जो कार्ड लॉस हुआ यही हमारे पास रीजन है जो इवेंट फर्स्ट दे रखी है। ठीक है, तो ये जो है लॉस कार्ड ये है हमारा रीजन, इसको बोल देंगे ए।
ठीक है। और हमारे पास फिर हमें क्या बताया, जब दूसरे इवेंट में रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला कि जो हमने ड्रॉ किए हैं दोनों कार्ड वो क्या है एसएस के। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, ये हमारा एविडेंस है। ओके, तो हमें इसको बोलेंगे बी को। ठीक है, ये हमारा क्या है, देखो रीजन क्या मिल गया, लॉस कार्ड बीइंग एन एस। ठीक है, एस तो बस यही बताना, हमें ये फाइंड करना है। अब देखो हम ना इसे मैथमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज में सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है वेव्स थ्योरम का, तो ये वेव्स थ्योरम का के बेसिस पे क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें रीजन दे रखा है एंड रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रीजन की विद एविडेंस। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन इनटू में प्रोबेबिलिटी। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दे रखा है रीजन अपॉन एविडेंस, बट हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये एविडेंस अपॉन रीजन हो जाना है। ओके, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस क्या है, इवेंट वी, ये सेकंड इवेंट जो मिल रही है इवेंट वी बोलेंगे, और इवेंट ए हमारे रीजन है। ठीक है, तो अब हम पहले टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट चाहिए। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, रीजन में मिल जाएगी। देखो हमें पता है कि एक कार जो हमारे पास 52 कार्स थे उसमें से एक कार लॉस हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास और क्या बताया है कि फिर हमें दे रखा है रिजल्ट क्या था हमारे पास कि जो दोनों, फिर हमने नेक्स्ट दोनों कार को ड्रॉ किया तो उसमें क्या है वो रिजल्ट मिला एसएस के कार्ड है। ठीक है, तो ये जो हमें रीजन दे रखा है ना यहाँ पे कि एक कार लॉस हो जाता है, तो क्या तो इसके अंदर दो कंडीशन डेवलप होती है। एक हो रही है कि वो क्या जो कार लॉस हुआ है हो सकता है कि वो एस का हो। ठीक है, एस कार्ड हो, और ये भी हो सकता है कि वो कार्ड एस का नहीं हो। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्सक्लूसिव इवेंट है यहाँ पे कि देखो एक हो गई हमारे पास, अगर हमारे पास कार्ड क्या है एस का है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और इनटू में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम फाइंड कर लेंगे अगर कार्ड एस का है तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं इसके, 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 4, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 4 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो अगर हमने जो कार्ड लॉस किया है वो एस का कार्ड है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ए इवेंट हो गई। अब दूसरी इवेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये जो इवेंट है वो इसमें नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा हो जाएगा कि अगर वो कार्ड एस का नहीं लॉस हुआ है तो हम इस प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/13 यानी कि 12/13। आपने देखा जब भी हम टोटल जो हमें बेस थ्योरम यूज करेंगे ना तो उसके अंदर रीजन में हमें दो एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होगी, तो वहीं से देखेंगे रीजन में क्या दे रखा है। एक कार्ड अगर जो लॉस हुआ है वो एस का हो सकता है और दूसरी इवेंट क्या है कि वो कार्ड एस का नहीं है, तो बस दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये आ गई। अब देखो अगर हमारे पास अगर हम ए इवेंट की बात करें, ए इवेंट की बात करें, ठीक है, तो इवेंट ए में हमने और दूसरी क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर ए का मतलब है कि हमने जो कार्ड लॉस किया है वो एस का है। ठीक है, जब हमने एस का कार्ड किया है फिर उसमें से हमें क्या करना है, दोनों कार्ड है। ठीक है, अब दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, लेकिन एक जो है जो दोनों में सेम होगी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी का रूल है कि दो एक्सक्लूसिव इवेंट होती है हमारे पास विच आर ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, लेकिन अब एक इवेंट होगी जो दोनों में कॉमन होगी। वो कॉमन क्या है, कॉमन हमें रिजल्ट में जो मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है कि हम जो दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी बचे हुए कार्ड है ना रिमेनिंग कार्ड है उसमें से हम 2 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों कार्ड किसके हैं एसएस के। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 कार्ड्स और हमें जो एसएस के कार्ड मिल रहे हैं ना वो दोनों इवेंट में कॉमन है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इवेंट बी बोलेंगे। तो इवेंट बी इसमें भी होगा इसमें भी होगा क्योंकि इसमें भी एस के कार्ड बचे हैं। ठीक है, और इसमें भी एस के कार्ड है। ठीक है, तो 2 कार्ड्स हम ड्रॉ करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये ए है। देखो टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास एसएस के 4 होते हैं। ठीक है, उसमें से हम एक तो अगर ये जो इवेंट क्या कह रही है कि हमने जो कार्ड को लॉस किया है वो एस
बच गए, कितने में से 51 में से। और फिर हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए ना, तो फिर कितने बचे 2/50। तो फिर हमारा आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, हम दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, इसकी भी और इसकी भी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इन इवेंट ए प्लस, अब दूसरी हमारे पास जो एक्सक्लूसिव इवेंट है कौन सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। तो देखो, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, ये हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया 1/30 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी कि बी का मतलब क्या है, जब हम इस इवेंट में से इस कंडीशन में, अगर ये कंडीशन क्या है कि जब हमने एक कार्ड एस का लॉस कर दिया है, तो उस कंडीशन में हम 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपको बताया ना ये कैसे आ गया 2 कार्ड ड्रॉ करें, क्योंकि एक कार्ड तो लॉस कर चुके हम, तो कितने बच गए 3 कार्ड हमारे पास बच गए एस के। ठीक है, और टोटल कार्ड्स कितने 51, फिर 2 बच गए, तो एक कार्ड हमने फिर से ड्रॉ कर लिया, फिर 2 बच गए। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए 3/51 इनटू में 2/50 प्लस, अब हम इसकी बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए वो क्या दे रखा है 12/30 इनटू में, अब इस कंडीशन में अगर हम ये वाली कंडीशन है ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अगर इस कंडीशन में हम, ये कंडीशन क्या कह रही है कि हमने जो एस का कार्ड लॉस नहीं किया। ठीक है, जो हमने कार्ड को ड्रॉ किया है, जो हमने कार्ड को लॉस किया है, दैट कार्ड इज, दिस कार्ड इज नॉट ऑफ एस। ठीक है, अगर एस का कार्ड नहीं है तो 4 तो लेफ्ट है ना। ठीक है, 4 कार्ड, तो क्योंकि टोटल कार्ड्स एस के होते ही 4 है, तो हमने तो जो कार्ड लॉस किया है वो एस का है ही नहीं, तो हमारे पास टोटल 4 कार्ड ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसमें से फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, तो बी क्या है कि हमने 2 कार्ड लॉस किए हैं इस इवेंट में। तो देखो एस के कार्ड हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने जो 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं वो एस के हैं। तो 4/51, 51 इसलिए क्योंकि एक कार्ड तो हम इसमें भी लॉस कर चुके हैं, लेकिन वो एस का नहीं है, तो 4/51। फिर हम दूसरा कार्ड ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 2 कार्ड हमने ड्रॉ करने हैं ना, तो फिर पहले 4 थे, अब 3 बचेंगे, 3/50। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ v इन ए क्या आ जाएगा 4/51 इनटू में 3/50, ये आ जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v। ठीक है, यानी इवेंट v इज फाइंडिंग 2 कार्ड ऑफ बोथ एसेस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी। अब कुछ नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमने डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हमारे पास ए क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड किया ना 1/30। ठीक है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन ए, तो बी इन ए हम फाइंड कर चुके हैं, यानी कि हम 2 कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं किसमें से इवेंट ए में से, तो ये हमारे पास इवेंट ए। ठीक है, इसमें से हम 2 कार्ड को ड्रॉ करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3/51 इनटू में 2/50। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटर हो गया हमारे पास, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमने ये फाइंड किया है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/30 इनटू में 3/51 इनटू में 2/50 प्लस 12/30 इनटू में 4/51 इनटू में 3/50। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लैंग्वेज लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी हमने आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज में एक्सप्लेन किया है। हाँ, तो अब देखो हमने इसको लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे इसकी। ठीक है, देखो क्या दे रखा है हमें, हमने बताया था कि रीजन में हमें 2 इवेंट मिलेंगे एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो एक हो गई ए और एक हो गई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये इवेंट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, ये ए इवेंट क्या है, द लॉस्ट कार्ड वाज ऑफ एन एस। ठीक है, जो हमने कार्ड को लॉस किया वो किसका है, एस का कार्ड है। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बता रहा है कि ये हमारे पास जो कार्ड को हमने लॉस किया है वाज नॉट
ठीक है, दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम ए फाइंड करेंगे तो 4/52 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एस फेवरेबल आउटकम क्या है कि हमने एस का कार्ड लॉस किया है, तो अपॉन टोटल आउटकम 1/13 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए फाइंड करना है तो बस 92 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 92 से सब्ट्रैक्ट कर दिए, 12/13 आ गया। अब हमारे पास है इवेंट बी। इवेंट बी हमें रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या है, ड्राइंग 2 कार्ड्स ऑफ एसेस। ठीक है, यानी रिजल्ट का मतलब सेकंड इवेंट जो हुई, सेकंड इवेंट क्या थी कि हमने 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया और वो किसके फाइंड हुए, हमें एसेस के। ठीक है, फिर है हमारे पास है, फिर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वेस्ट थ्योरम का फॉर्मूला होता है उसमें हमें, ये तो हमारे पास न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है और टोटल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं इवेंट बी की, सेकंड इवेंट की। सेकंड इवेंट हमें जो रिजल्ट मिला है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिला है कि हमने जो 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं वो किसके हैं, एसएस के। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक है इवेंट ए और एक इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए हो गया। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन में 2 कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन ए है वो ये है कि हमने एक जो कार्ड को लॉस किया है वो किसका है, एस का। ठीक है, जब एक कार्ड को 4 कार्ड्स होते हैं टोटल, एक कार्ड को लॉस कर चुके तो 3 कार्ड्स बचे ना, तो पहले हम 3 कार्ड्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड्स इफ द लॉस कार्ड वाज ऑफ एस। अगर हम पहले ही एक कार्ड एस का लॉस कर चुके हैं, तब फिर उसके बाद हम 2 कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं, एक तो हमने पहले ही लॉस कर दिया, अब 3 बचे ना, तो पहले हम 3 को पिक करेंगे, 3 को ड्रॉ करेंगे 51 कार्ड्स में से, क्योंकि एक कार्ड हम खो चुके हैं, लॉस कर चुके हैं, तो नाउ 51 कार्ड्स आर लेफ्ट। ठीक है, फिर जब हम दूसरा कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो अभी हमारे पास 4 थे, एक हम पहले ही लॉस कर चुके, एक हमने करा तो 3 बचे, अब रह गए 2। ठीक है, अब 2 और टोटल कार्ड्स कितने बचे, 50। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इन ए। ठीक है, इन इवेंट ए। अब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। ये इवेंट ये है कि अगर हम 2 कार्ड्स को ड्रॉ करें, लेकिन तब जब जो हमने कार्ड को लॉस किया था, पहले फर्स्ट कार्ड को, वो एक कार्ड को जो हमने लॉस किया था वो एस का नहीं था। ठीक है, जब एस का कार्ड ही नहीं था तो कितने कार्ड बचे ना, एस के 4 तो कार्ड टोटल होते हैं ना, तो एक कार्ड जो हमने लॉस किया था वो एस का कार्ड नहीं है, तो हमारे पास टोटल अभी 4 कार्ड ही बचे हुए हैं एस के। ठीक है, तो इसकी हम जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इन इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 4 कार्ड एस के हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें 2 कार्ड्स एस के ड्रॉ करने हैं, तो 4 कार्ड ड्रॉ करेंगे, लेकिन कितने में से, 51 में से, क्योंकि एक कार्ड हमने जो लॉस किया है तो कर ही दिया, बट वो एस का नहीं था। ठीक है, 51। अब जब दूसरा कार्ड हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें से अभी हमने 4 थे, एक ड्रॉ कर लिए, 3 बचे ना, नाउ 3 कार्ड्स आर लेफ्ट ऑफ एस, तो 3/50 आ गया। ठीक है, अब हम बेस थ्योरम का फॉर्मूला यूज कर देंगे, बस सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/13 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इन इवेंट ए, तो वी इन यानी कि ये हमारे पास दे रखा है probability of event v in event a, which is 3/51 into में 2/50। ओके, अपॉन में बेस्ड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सब कुछ पुट कर देंगे, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, तो इवेंट a क्या है 1/13 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इन इवेंट a, तो ये हमने फाइंड किया है 3/51 इनटू में 2/50 प्लस फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, वो है हमारे पास 12/13 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इन इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, तो दिस इज ये है हमारे पास 4/51 इनटू में 3/50, और हम पूरा सॉल्व कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.25। तो यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये हमारे वेस्ट थ्योरम के वेस्ट पे हमारे दोनों क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एंड जो भी क्वेश्चंस करेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अपेयर हो चुके हैं। ओके, सो
now we are going to see questions. So हमारे पास क्वेश्चन है, a die is thrown 3 times. एक die को 3 times throw किया जा रहा है. Okay? Events A and V are defined as below. हमें event A दे रखी है, event V दे रखी है. तो event A में क्या दे रखा है, 5 on the first and 6 on the second throw. यानी जब हमने फर्स्ट थ्रो किया, डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो किया, तो हमें डाई पे क्या मिला, 5. ओके, और सेकंड टाइम हमने थ्रो किया तो हमें क्या मिला, 6. ठीक है, ये दे रखा है. अब इवेंट वी हमें मिली, इवेंट वी हमें दे रखा है 3 और 4 ऑन दी थर्ड थ्रो. अब हमने जब डाई को थर्ड टाइम थ्रो किया तो हमें क्या मिला, 3 और 4. ओके, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ V. हमें ना इवेंट V की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गिवन दैट A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. हमें ये दे रखा है कि A पहले से ही हो चुकी है. ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक कंडीशन होती है कि उसमें 2 इवेंट दे रखी होगी. अब आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी और उसमें से दूसरी इवेंट हो चुकी होगी. ठीक है, सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड मींस वन इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. अगर आपको ऐसा दे रखा है कि एक इवेंट हो चुकी है, ठीक है, तो हमें दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो इन दिस केस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, तो देखो, और हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. देखो हमें दे रखा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ V. हमें B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गिवन दैट A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. और हमें ये दे रखा है कि A पहले से ही हो चुकी है. ठीक है, तो जो भी इवेंट हो चुकी होती है उसको हम एज ए डिनोमिनेटर शो करेंगे. ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A. जो भी इवेंट हो चुकी होती है उसको हम एज ए डिनोमिनेटर लिखते हैं. ठीक है, अगर हमसे बोला जाता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करनी है और ये दे रखा होता है कि V हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तब हमारा ये फॉर्मूला हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन V अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ V. क्योंकि अब हमने बोला जो भी इवेंट हो चुकी होगी उसे डिनोमिनेटर में शो करेंगे. ठीक है, जैसे कि ये A by V है तो इसको हमने B अपॉन में लिखा है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ V लिखा है. लेकिन कब, जब V हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. हमें ये दे रखा है कि V हो चुकी है और A की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तब ये वाला फॉर्मूला. लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, अगर हमें B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और A हो चुकी है तो हम ये लिखेंगे. ठीक है, अब बस देखो, हमारे पास इवेंट A टोटल केस क्या हो जाएंगे, 3 डाई को थ्रो किया जा रहा है, सॉरी 1 डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके टोटल केस हो जाएंगे, सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट होगी, जो भी हमारे पास केस आएंगे 216 आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि 6 की पावर 3, अगर एक डाई को जो हम थ्रो करेंगे तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो 6 होंगी. ठीक है, तो अब हम क्या करें, 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर 3 हो जाएगी और जो आ जाएगा 216. ठीक है, तो ये आ गया हमारा सैंपल स्पेस. अब इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है कि जो हम फर्स्ट टाइम थ्रो कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, सेकंड टाइम थ्रो कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है. ठीक है, और थर्ड का हमें नहीं दे रखा. तो देखो जो हमारे पास केस हो जाएंगे इवेंट ए में, क्या क्या हो जाएंगे, 5 है ऑन द फर्स्ट, तो फर्स्ट थ्रो पे तो हमें 5 ही लेना है. ठीक है, सेकंड थ्रो पे हमें 6 लेना है. अब बात थर्ड थ्रो पे क्या क्या केस मिल सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो ये 6 पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो ये हमें आउटकम मिलेंगे थर्ड डाई था उस पे, जब हम डाई को थर्ड टाइम थ्रो करेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा 5 6 1, फिर एक मिलेगा 5 6 2, फिर नेक्स्ट 5 6 3, फिर 5 6 4 एंड फिर है हमारे पास 5 6 5. ओके, 5 6 6. तो ये है हमारे जो इवेंट ए है. ठीक है, अब इवेंट बी क्या है, तो इवेंट बी हमें दे रखी है 3 और 4 ऑन द थर्ड थ्रो. अब जो थर्ड थ्रो
थ्रो पे जब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें थर्ड टाइम क्या आना चाहिए, 3 और 4 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 3 और 4। अब जब फर्स्ट एंड सेकंड टाइम थ्रो कर रहा है तो फिर तो फिर 1 भी आ सकता है फर्स्ट पे, सेकंड, यानी इसके तो बहुत सारे केसेस हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 4 ऑन द थर्ड थ्रो। ठीक है, थर्ड थ्रो। अब एक बार बता देते हैं, जैसे कि अगर हमने ये भी केस हो सकता है 1 फर्स्ट पे आ गया 1, ठीक है, और सेकंड पे आ गया 2, ठीक है, और थर्ड पे क्या आ गया, थर्ड पे हमें यही रिजल्ट मिलेगा 3 और 4, तो 3 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया फर्स्ट थ्रो पे 2, फिर 3 और यहाँ पे 4, तो इसके काफी सारे रिजल्ट हो जाएंगे। हमें केवल ए और हमने बी लिख दिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वी फाइंड करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों इवेंट में कॉमन क्या है। ठीक है, आप कॉमन देख रहे हो कि एक दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कॉमन मिलेंगे 3 और 4 ऑन द थर्ड थ्रो। हमें थर्ड थ्रो पे 3 और 4 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है, देखो एक तो ये वाला केस हो गया और एक ये वाला केस हो गया, ये दोनों कंडीशन दोनों में मिलेंगी। ठीक है, कौन सी, एक 5,6,3 एंड 5,6,4। ठीक है, आप देख रहे हो कि हमें ये वाली जो कंडीशन है 3 और 4 की, कि थर्ड डाइपर वो थर्ड टाइम 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। ठीक है, तो बस यही मिल जाएगा, ये दोनों क्या है, सेम हो जाएगी। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो जब थर्ड टाइम थ्रो करेंगे तो 3 और 4 आ रहा है, तो वो तो केवल यही दोनों केस दिख रहे हैं, यही दोनों आउटकम मिल रहे हैं, बाकी और किसी भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, हमें केवल 3 और 4 चाहिए। ठीक है, थर्ड टाइम, तो बस यही दोनों मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है दोनों में कॉमन होना। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने केस, कितने आउटकम मिले, 2, और टोटल आउटकम क्या है, 216। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को की जगह। ओके, एंड अब फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इवेंट ए में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, इवेंट ए के 6 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 216, बस हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में यूज कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बी गिवन ए। ठीक है, क्योंकि हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ए हमें दे रखी है, तो ये यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हमने फाइंड करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आ गया 2 अपॉन 216, अपॉन में फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया, 6 अपॉन 216, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that each one side is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children। देखो, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है, एंड each one side is equally likely to be a boy or a girl। अब जो भी है, जो वन साइड है, जो भी चाइल्ड है उसमें इक्वली है कि वो बॉय भी है, ए लाइकली टू बी अ बॉय। ठीक है, बॉय हो सकता है और एक गर्ल हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ आर गर्ल्स, की दोनों क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, हमें ये जो दोनों कंडीशन दे रखी है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, कि जो यंगेस्ट है वो गर्ल है, एंड सेकंड है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। ठीक है, दूसरी हमें इवेंट दे रखी है कि उसमें से एक क्या है, गर्ल दे रखी है, कम से कम एक जो है गर्ल है। ठीक है, अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, हमें बोला गया 2 चिल्ड्रन है,
ठीक है, तो उसके जो उनके जो चांसेस हैं बॉय और गर्ल के इक्वली है, ओके, इक्वली चांसेस हैं टू बी अ बॉय और एक गर्ल। तो ऐसे हमारे पास क्या सैंपल स्पेस में कितने रिजल्ट हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड सैंपल स्पेस, ठीक है, तो सैंपल स्पेस में आ जाएगा, एक तो हमारे पास यह आउटकम हो सकता है कि एक गर्ल है, ठीक है, एक गर्ल है और जो फर्स्ट है वो गर्ल है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड क्या है, गर्ल है, और सेकंड चाइल्ड क्या है, वो भी गर्ल है, ठीक है, दोनों क्या है, गर्ल है, ठीक है। फिर दूसरा केस है, फर्स्ट चाइल्ड हमारा गर्ल है और सेकंड चाइल्ड क्या है, बॉय है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इसको B2 लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास अगर फर्स्ट है बॉय है, ठीक है, और सेकंड क्या है, गर्ल है, ठीक है, सेकंड हमारे पास गर्ल है। फिर है अगर हमारे पास, ये तो केस हो गया, आउटकम हो गया, अगर दोनों क्या है, बॉय है, ठीक है, ये भी दोनों बॉय बॉय, ठीक है, फर्स्ट भी बॉय और सेकंड भी बॉय, ठीक है, ये भी हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपने क्या देखा कि हमारे पास सैंपल स्पेस में ये 4 आउटकम है, ठीक है। एक हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी दोनों लड़कियां हैं, दोनों गर्ल्स हैं। फिर हमारे पास ये है कि एक फर्स्ट वाला जो फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल है और सेकंड चाइल्ड क्या है, बॉय है। फिर थर्ड है हमारे पास जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बॉय है और सेकंड चाइल्ड गर्ल है, ठीक है। यहाँ पे ये है फर्स्ट चाइल्ड बॉय है, सेकंड चाइल्ड भी बॉय है, ठीक है। तो हमारे पास कितने आउटकम हो गए, 4 आउटकम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो V1 है, V1 एंड G1, इसका मतलब है ये एल्डर चाइल्ड है, ठीक है, ये एल्डर चाइल्ड, एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं एल्डर बॉय एंड एल्डर गर्ल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो B1 है वो क्या है, B1 हमारा एल्डर बॉय है और G1 क्या है, एल्डर गर्ल है, ठीक है। एंड फिर हमारे पास V2 एंड G2, ये क्या है, V द यंगर बॉय एंड यंगर गर्ल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो B2 किसको इंडिकेट कर रहा है, यंगर बॉय को, एंड G2 इंडिकेट कर रहा है यंगर गर्ल को, ठीक है। अब हमारे पास जो इवेंट E है, ठीक है, इवेंट E है, क्या है इवेंट E, इवेंट E को हम लेट कर रहे हैं जिसकी हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, और इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे A और इसको B। तो इवेंट E है हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, हमें इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हैं, तो दोनों गर्ल्स मिल जाएंगी इवेंट ई को हमने कंडीशन क्या लेट किया हुआ है कि दोनों गर्ल्स हैं, तो दोनों गर्ल्स ये हो जाएंगी, ठीक है, G1, G2, ठीक है। तो ये हमें रिजल्ट मिल गया इवेंट ई, और इवेंट ए क्या दे रखा है, जो हमें गिवन इवेंट है, गिवन इवेंट, तो उसको हम क्या लेट कर रहे हैं, इवेंट ए, ठीक है, ये हमें दे रखी है, ये भी इवेंट हमें दे रखी है और ये भी इवेंट हमें दे रखी है। तो ये इवेंट फर्स्ट को हम लेट कर रहे हैं, इवेंट क्या दे रखी है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, कि जो यंगेस्ट है वो गर्ल है, ठीक है। तो इसके आउटकम क्या हो जाएंगे, तो यंगेस्ट गर्ल, तो एक तो हमारे पास यही है यंगेस्ट गर्ल, क्योंकि G2 को बताया ना यंगेस्ट गर्ल है, ठीक है, ठीक है, यंगेस्ट, ठीक है, इसको बोल देना यंगेस्ट बोल दो, ठीक है, यंगेस्ट बॉय एंड यंगेस्ट गर्ल, और इसको एल्डेस्ट बोल देना और इसको भी एल्डेस्ट, ठीक है, बी द एल्डेस्ट, ओके। तो अब ये हमारे पास जो इवेंट ए है उसमें हमें आउटकम मिल रहा है, एक तो ये वाला G1, G2, क्योंकि ये यंगेस्ट गर्ल है, ठीक है, और दूसरा आउटकम मिलेगा ये वाला V1, G2, ठीक है।
यही तो है हमारे पास यंगेस्ट गर्ल G2, इसमें इस आउटकम में भी G2 हमारा यंगेस्ट है और इसमें भी। तो इवेंट ए के हमें 2 आउटकम मिले। अब बात करेंगे इवेंट बी की जो हमें दे रखी है, क्या है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक तो गर्ल होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वन गर्ल शुड बी देयर। तो एक तो यही आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होनी चाहिए, ठीक है। तो एक आ जाएगा G1 G2, ओके, फिर नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ जाएगा क्योंकि एक गर्ल इसमें भी है, एक गर्ल इसमें भी है, ठीक है, G1 B2। फिर नेक्स्ट है V1 G2। अब ये केस नहीं आएगा, ये आउटकम नहीं आएगा, बिकॉज इन दिस कंडीशन बोथ आर बॉयज, दोनों बॉय हैं, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर लेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन ए। पहले हम इसकी कंडीशन, पहले फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। तो ये इवेंट ए ई को हमने क्या कंसीडर किया है, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। इसी की तो हमें फाइंड करनी है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, किसके साथ, इवेंट ए के साथ। पहले हम इस केस को ले रहे हैं, ठीक है, इस ऑप्शन को। तो इस ऑप्शन में बोला है कि इवेंट ए जो हमें दे रखी है, जो भी दे रखी होती है उसको एज अ डिनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है, इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट विच इज इवेंट ए, ठीक है, जो दे रखी होगी उसको अपॉन में लिखेंगे। तो हम फाइंड कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये हमारे पास ई है और ये ए है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे हो दोनों में ये वाला केस और ये वाला केस एक ही केस है जो कॉमन है, ई इंटरसेक्शन ए हम फाइंड करेंगे विच इज G1 G2, ओके, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे ई इंटरसेक्शन ए की, तो फेवरेबल आउटकम वन ही तो है, एक ही तो मिला, अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है, 4 है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी जगह क्या आ गया, 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या है हमारे पास, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो ये आ जाएगा, यानी हमारे पास 2 आउटकम है, 1 और 2। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो इवेंट ए पता है क्या है, यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या है, 2, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो 2/4, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में दे रखा है हमारे पास ये है, अब इवेंट बी को लेना है, ठीक है, इवेंट बी हमें तो क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और गिवन इवेंट बी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट, जो भी हमें दे रखी होगी, जो पहले ही हो चुकी होगी, ठीक है, जो भी हमें गिवन दे रखी है। तो ये है हमारे पास ई इवेंट बी। तो अब हमें ई और बी में कॉमन लेना है। ई क्या है, दोनों गर्ल्स हैं, बी क्या है, देखो इसमें भी हमारे पास एक ही चीज कॉमन आ रही है, G1 G2, इसमें भी और इसमें भी। तो ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन, अगर हम बी फाइंड करेंगे तो हमें जो फेवरेबल आउटकम है बनी है अपॉन टोटल आउटकम 4। तो 1/4 अपॉन में हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अगर हम इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो फेवरेबल आउटकम क्या है, तो 1 2 3 अपॉन टोटल आउटकम 4, ठीक है, ये हो जाएगा 3/4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो बस ये ऑप्शन फर्स्ट का आंसर, ये ऑप्शन सेकंड का आंसर, ओके। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशन प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये है क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी यूज होगी, कैसे, देखो हमें दे रखा है इवैल्यूएट वी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की, और हमें ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमें, 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 5/30। यहाँ से हम 2 into
है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ v फाइंड करेंगे तो ये 5.13 है। ठीक है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन v। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इंटरसेक्शन v। So we are having probability of a which is 5.26 and we are also having probability of event v which is 5/13, but we need to find this। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इंटरसेक्शन v। देखो हमें ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a गिवन v, ये हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवेंट बी गिवन प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। हमें दे रखा है ना इसकी जगह 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमें दे रखा है 2.5। ठीक है, इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट v which is 5.13 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/65 इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसको हम 5/13 लिख सकते हैं कैंसिल करके। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्या आ गया इसकी जगह 5/13। ठीक है, कैसे फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी थी कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में। ठीक है, वहां से हमने कर लिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस और आंसर आ जाएगा 5/26। ठीक है, तो यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन इवेंट v का आंसर विच इज 5/26। देखो यहाँ पे ना ये जो 2.13 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2.13 ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, फिर इसका एलसीएम ले लेना, ये आ जाएगा 26 5 प्लस 10 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 11/26, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व इंडिपेंडेंटली। क्लास 12 के 4 स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है। देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली आर 1/2, 1/3, 2/3 एंड 1/5। अब उनके जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंटली, ओके, और उसके चांसेस हमें क्या दे रखे हैं 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि 4 स्टूडेंट्स को लेट कर लेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये ए की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, ये बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये सी की एंड ये डी की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट वन ऑफ them will solve the problem। हमें probability find करनी है that कि at most one of them, कि उनमें से at most one problem को solve करता है। at most का मतलब ज्यादा से ज्यादा problem को solve करेगा only one। ठीक है, problem will be solved only by one। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक ही problem को solve करेगा। तो देखो क्या दे रखा है हमें, जो भी दे रखा है हमें probability दे रखी है, chances का मतलब probability। ठीक है, तो ये हमें दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इन द इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू में हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ v इक्वल्स टू में 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ c इक्वल्स टू में 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ d इक्वल्स टू में 1/5। ये ए बी सी एंड डी क्या है, ये इवेंट है ऑफ सॉल्विंग। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी एंड डी, ये क्या है, वी दी इवेंट्स
प्रॉब्लम बाय A, V, C and D respectively. ओके, तो ये हमें इवेंट दे रखी है A, V, C and D कि ये A प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा हाफ, ये B, ये C and ये D, ठीक है। और अगर हम इसका देखो, अब हमें प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है कि एट मोस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी at most one of them solve the problem. So ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, देखो ज्यादा से ज्यादा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन कम से कम कितने भी हो, तो एक केस हमारे पास ये आएगा कि उसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, यानी नॉन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, अगर जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो नॉन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम प्लस, अब देखो एक तो हमारे पास ये केस मिला कि कोई भी उनमें से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, दूसरा आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी only one of them solves the problem, ठीक है। और इसको हम ऐड कर देंगे कि उनमें से केवल एक ही है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बस हमारे पास ये फॉर्मूला, और इसको हम फाइंड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फाइंड करेंगे पहले कि कोई भी उनमें से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, ठीक है, none of them solve the problem। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, हम पहले हम ये प्रॉब्लम को ये ऐसे फाइंड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इंडिपेंडेंट इवेंट का है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट B मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट C मल्टीप्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ D। जब ये वीडियो हमने ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन किया था, उसमें वाला कांसेप्ट एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट का, तो उसी का फॉर्मूला है ये जो हमने ओपन किया, इसको हम ये कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये हमें दे रखा है हाफ दे रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, ठीक है, ये सारे कांसेप्ट हम पहले ही देख चुके, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें ये हमारे पास है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, हमें फाइंड करना है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, तो उसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास वही आ जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट A आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास दे रखा है ये B प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, तो इसके हमें चांसेस दे रखे हैं 1/3, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B कि B प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, तो इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाना है 2/3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ C, तो ये हमारे पास C की होने की प्रोबेबिलिटी है, ना होने की 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ D, तो इसको भी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 1/5 ये हो जाएगा 4/5 इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ D, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/45, ठीक है। तो ये जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, ये हमने फाइंड की है कि इसमें से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये हमें क्योंकि हमें चाहिए ना, वी आर हैविंग नीड टू फाइंड इट प्रोबेबिलिटी नो नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये जो हमने फाइंड किया है विच इज 4/45, ठीक है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली one of them solves the problem, अब केवल एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा,
हमने ये तो फाइंड कर लिया कि none of them solve the problem, which is 4/45. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? probability of only one of them solve the problem. अब हमें केवल एक ही उनमें से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके हमारे पास अगर केवल एक ही सॉल्व करता उनमें से, ठीक है, तो एक कंडीशन आई केवल ए सॉल्व करता, बाकी तीन नहीं करते सॉल्व। नहीं करने की मतलब कॉम्प्लीमेंट लग रहा है बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी, ठीक है, ये डी है। ओके, फिर आ गया प्लस। अब यहाँ पे इस केस में केवल बी सॉल्व कर रहा है, ए सी और डी तीनों नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब आती है कंडीशन थर्ड, यहाँ पे केवल सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बाकी तीनों ए बी एंड जी आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। फोर्थ केस है, यहाँ पे केवल डी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बाकी ए बी सी तीनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। बस इस फॉर्मूले को जो भी वैल्यूज है पुट कर देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज हाफ इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ये हमने नोट किया हुआ है, क्या है? 2/3, ठीक है। ये था हमारे पास। ओके, फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, तो ये है 1/3, ठीक है। इसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी 4/5 प्लस अब हमारे पास है ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 1/2 और ये है 1/3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, ये है 1/3 और इनटू में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी 4/5 प्लस फिर है कॉम्प्लीमेंट, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वी, ये है हमारे पास 2/3, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, इनटू में कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी यानी 4/5 प्लस कॉम्प्लीमेंट 1/2 और 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी 1/3। लेकिन लास्ट में क्या है कि डी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो कर रहा है तो होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। सब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 45 प्लस ये हो जाएगा 2/45 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/45 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/45, ठीक है, तो 15/45 आ गया, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्मूले में यूज कर देना है। देखो फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम प्लस प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि जब प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं करता तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास 4/45 प्लस अगर उनमें से एक स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई 15/45, दोनों को ऐड कर देंगे 19/45, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में देख चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड ये जो क्वेश्चन है ये वेस्ट थ्योरम पर है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो वेस्ट थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेस्ट थ्योरम पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और एक बात और, वेस्ट थ्योरम में तो एक रूल और अप्लाई होता है, ठीक है, क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी रूल, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी इसके अंदर यूज होती है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर दो थ्योरम यूज हो रहे हैं, एक बेस थ्योरम और एक टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और बेस थ्योरम में क्या फाइंड करना होता है? बेस थ्योरम में हमें रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है विद रिजल्ट, ठीक है। रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे विद रिजल्ट, ठीक है। और रीजन हमें स्टार्टिंग में दे रखा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट इंक्रीज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो वहां पे हमें बाद में रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। दे रखा है इट इज नोन, ऐसा जाना जाता है दैट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, कि एक स्कूल में 20% स्टूडेंट्स हैव अबव 90% अटेंडेंस,
ठीक है। स्कूल में 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 90% से ज्यादा अटेंडेंस है, ठीक है। फिर दे रखा है 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इरेगुलर। अब उनमें से जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, इरेगुलर। आपने देखा ये हमारे पास स्टार्टिंग में जो इवेंट दे रखी है, स्टार्टिंग में जो हमें दे रखा है, ठीक है, जो कंडीशन हमें दे रखी है, जो भी हमें ठीक है कंडीशन दे रखी है, उसके लिए दो रीजन मिल रहा है, ठीक है। दो रीजन क्या मिल रहा है कि 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो अटेंडेंस है वो 90% से अबव है, ठीक है। तो ये रीजन 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या है कि उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इरेगुलर है, ठीक है। क्या है, इरेगुलर है। तो दो केस मिल गए, दो रीजन मिल गए, एक A1 लाइट कर लेंगे, एक A2 लाइट कर लेंगे। A1 क्या है, जो स्टूडेंट है उनकी 90% से अबव अटेंडेंस। A2 क्या रीजन है कि वो इरेगुलर है, ठीक है। तो ये हमें रीजन मिल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, past your results shows that 80% of students who have 90% attendance and 20% of irregular students get a grade in their annual examination। अब देखो क्या होता है, ये हमें रिजल्ट बताया है, हमें पहले रीजन दे दिया, अब रिजल्ट बताया। उसके आगे जब हम बढ़े तो हमें क्या मिला कि अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ए ग्रेड मिली। तो ए ग्रेड मिली, दोनों रीजन में से बताया है कि ए ग्रेड जो मिली एनुअल एग्जामिनेशन में, तो उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 90% से एबव अटेंडेंस थी, ठीक है। जो ए ग्रेड मिली और उनकी 90% से एबव थी अटेंडेंस, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 80%। लेकिन अब जिन बच्चों को ए ग्रेड मिली और वो कैसे हैं, इरेगुलर है, तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 20%, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर, अब ईयर के लास्ट में, एंड में, एक स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज किया जाता है फ्रॉम द स्कूल से एंड फाउंड टू हैव एन ए ग्रेड, और उस स्टूडेंट की क्या है, ए ग्रेड है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज इरेगुलर, तो उस स्टूडेंट की ए ग्रेड है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी की स्टूडेंट क्या है, इरेगुलर है, ठीक है। तो ये क्या है, बेस थ्योरम पे बेस पे ये हमारा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम में हम जब भी क्वेश्चन को फाइंड करते हैं तो हमें क्या फाइंड करना होता है, रीजन की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं और विद रिजल्ट। तो रीजन क्या है, तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 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 इवेंट A1। तो इवेंट A1 क्या है, इवेंट A1 है हमारे पास 20% of the students in a school have ever the students having above 90%, having above 90% अटेंडेंस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमने A1 इवेंट है, इवेंट A2। अब A2 इवेंट क्या है, ये दोनों ही रीजन है, ठीक है। एक ही बात से निकल रहा है, रीजन है हमारा कि एक ही बात है कि A1 है जो 90% अटेंडेंस है, ठीक है। और जो स्टूडेंट है हमारे पास 20%, वो क्या है, 90% अटेंडेंस है उनकी, उनसे एबव 90% से। लेकिन अब बात A2 की है, ठीक है, उसमें से 80% ऐसे है जो इरेगुलर है, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स आर इरेगुलर, ठीक है। ये हमारे पास दोनों के आ गए, रीजन आ गए, ठीक है। और ये दोनों रीजन एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव ये है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट डिफरेंट है, ठीक है। इससे इनका कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, past your result shows that 80% of students who have 90% attendance and 20% of students। अब देखो लास्ट में हमें क्या दे रखा है कि हमें पहले तो चलो हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो A1 क्या है कि 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी 90% एबव है, ठीक है। तो 20% का मतलब हो जाएगा, हम इसे चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 हो जाएगा। इसको हमने परसेंटेज से चेंज कर लिया, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया तो परसेंटेज रिमूव कर दी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इवेंट फाइंड कर लेंगे। तो A2 इवेंट में कितने स्टूडेंट है जो इरेगुलर है,
तो इरेगुलर कितने हैं 80%। 80% को इस परसेंटेज को हमने रिमूव कर दिया, 0.8 आ जाएगा। ओके, तो 0.20 0.80 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है, फिर हमें नेक्स्ट कंसेप्ट में दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनकी ए ग्रेड आई है। ठीक है, तो और वो इस पार्ट में से ये पार्ट A1 है। ठीक है, इसको हम बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार बोल देते हैं इवेंट बी क्या है हमारे पास, इवेंट बी। ठीक है, तो इवेंट बी क्या है, इवेंट बी है द स्टूडेंट गेट students get A grade। ठीक है, ये हमारे पास इवेंट बी है जो बता रहा है कि स्टूडेंट की ए ग्रेड आ रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ए ग्रेड आ रही है। ठीक है, पहले हम यहाँ देते हैं 80% स्टूडेंट ऐसे हैं who have 90% अटेंडेंस। ठीक है, और उनकी ए ग्रेड आ रही है। ठीक है, तो उनको क्या मिला, ये हमने इवेंट बी बोला है। ठीक है, इवेंट बी का मतलब कि उनकी ए ग्रेड आ रही है। ठीक है, और फिर 80% स्टूडेंट है और उनकी 90% एबव अटेंडेंस है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा अटेंडेंस 90% की A1। ठीक है, तो ये हमारा A1 से लिया गया है। ठीक है, ये B बाय A1 हो जाएगा। कितनी है 80%, परसेंटेज को रिमूव करके 100 से डिवाइड और 0.80 आ जाना है। फिर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V फ्रॉम A2। A2 का मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनकी ए ग्रेड आ रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है ए ग्रेड आने की भी, और किसमें से, लेकिन बच्चे इरेगुलर है। तो ऐसे कितने परसेंटेज बच्चे हैं 20% बच्चे। तो परसेंटेज को रिमूव करके 100 आ जाएगा 0.20। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना, हमें वेस थ्योरम यूज करनी है। वेस थ्योरम का मतलब कि जो स्टूडेंट है हैविंग अबव 90% अटेंडेंस। ठीक है, तो हमें जो बेस थ्योरम है ना, रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, विद एविडेंस, जो रिजल्ट मिलता है उसको एविडेंस बोलते हैं। ठीक है, बाद में जो मिल रहा है रिजल्ट मिल रहा है। तो देखो हमें क्या मिला, 90% जो अटेंडेंस है, रीजन क्या है हमारे पास 90% अटेंडेंस का मतलब A2 रीजन, A1 रीजन है, A1 रीजन है और उनकी ए ग्रेड आई है, यानी A1 बाय बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, स्टूडेंट की ए ग्रेड आई है यानी कि बी जो हमारे पास एविडेंस को हम अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, तो एविडेंस क्या है, इवेंट बी हमारे पास एविडेंस है, उसको अपॉन में लिखेंगे। और हमें रीजन जो दे रखा है वो रीजन ये दे रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज इरेगुलर बोला है, तो इरेगुलर का मतलब A2। ठीक है, ये A2 इवेंट हो गई, दैट स्टूडेंट आर इरेगुलर। तो हमें रीजन क्या दे रखा है, A2 रीजन दे रखा है कि स्टूडेंट इरेगुलर है और उनकी बी ग्रेड आ रही है। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू वेस थ्योरम। वेस थ्योरम में हम रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं विद रीजन, विद एविडेंस। ठीक है, तो एविडेंस तो इनको ग्रेड मिलना है और रीजन क्या है कि बच्चे इरेगुलर है। तो ये A2 रीजन हो गया। बस इसमें भी कुछ नहीं करना, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V अपॉन A2, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। ये A2 अपॉन V था यानी रीजन अपॉन एविडेंस था, अब यहाँ पे एविडेंस अपॉन रीजन हो जाएगा और अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V। ठीक है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट एविडेंस। ठीक है, जो भी हमें एविडेंस मिलता है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अपॉन B इक्वल्स टू में, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या है, देखो हमने फाइंड किया है 0.80 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V अपॉन A2, तो B अपॉन A2 क्या है, ये है हमारे पास 0.20। अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी में दो एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से डिफरेंट होती है एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो देखो दो एक्सक्लूसिव इवेंट, एक तो A1 हो गई, एक A2। जो रीजन होता है ना, रीजन में हमें एक्सक्लूसिव इवेंट मिल जाती है। ठीक है, कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 100% को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक 20% स्टूडेंट्स में और एक 80% स्टूडेंट्स में, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट। ठीक है, दोनों अलग हैं, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
A1, ठीक है। और फिर हम A1 में, ठीक है, फिर एक देखो जो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए ना दो हमारे पास दो इवेंट होंगी, ठीक है, दो इवेंट होंगी जो एक दूसरे से अलग, तो एक तो A1 है और एक एक A2 है, लेकिन अब दोनों में एक कॉमन होगी जो इवेंट B है, ठीक है। तो हम इस B की प्रोबेबिलिटी ही इन दोनों कंडीशन में अलग अलग फाइंड करते हैं, बस यही हमारा फॉर्मूला है टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो ये हमारे पास आ जाएगा जब हम B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इन दिस केस, फिर इन दिस केस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 लिखेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V इन A1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V इन A2, बस यही है हमारा फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। दो एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी, दोनों अलग अलग जो हमें रीजन में मिल जाएंगी, लेकिन अब बताया जाएगा एक इवेंट कॉमन होगी जो रिजल्ट दे रखा होगा, जो कॉमन होगी, जो हमें एविडेंस दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इस एविडेंस की ही दोनों कंडीशन में अलग अलग हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, ऐड करके टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, डिनोमिनेटर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.80 इनटू में 0.20 अपॉन में ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, तो ये है हमारे पास 0.20 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B अपॉन A1, तो ये हमने फाइंड किया है 0.80 प्लस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इवेंट, तो A2 क्या है 0.80 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A2, तो B अपॉन A2 है हमारे पास 0.20, ठीक है, और ये आ जाएगा पूरा कैंसिल करके 1/2 आंसर। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेज थ्योरम।